हेलो फ्रेंड। आज इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल चैप्टर नंबर 2 को वन्य एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चन आंसर है, एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस हैं, वो पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से डाउनलोड करना और पढ़ लेना। तो चलो टॉपिक को और बढ़ते हैं। तो आज अध्याय नंबर 2 को पढ़ेंगे। जैव विविधता। ये जैव विविधता क्या है और इनको जो समझना क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता क्या है? तो ये जैव विविधता एक टाइप का देख सकते हो कि उसका अर्थ है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए अर्थ परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं के विविध प्रकार। आप यहाँ एक इमेजेस में देख सकते हो कि जैव विविधता का अर्थ है कि जब आपस में पादप और जंतु में क्या है, अलग अलग टाइप्स के क्या है, जंतु जानवर पदार्थ, ये सब क्या है, जब एक नजरिए से देखा जाता है, इन्हीं को हम बोलते हैं जैव विविधता, है ना। आप आगे देखते हैं कि अब देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, तो प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, जो उसका अर्थ है कि प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने या पनपने वाले पादप समूह, जैसे हो गया वन, घास, भूमि आदि इसके प्रमुख और असिद्ध वनस्पति के रूप में जाना जाता है ना। तो इसको आपको समझना होगा। तो जो हमने किया कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है, जो वो स्वयं क्या होता है, पनपता है। जैसे कि आप वन देखोगे, वो किसी ने रोपा नहीं होगा, है ना। तो आपस में क्या होते हैं, जो डायग्राम या चित्र में देख रहे हो, तो इसमें क्या है कि वो आपस क्या हो गया, अपने आप को क्या हो गया, फली फूली और वनस्पति जो अपने आप पनपा हो, या जो भी घास हो चाहे भूमि हो, है ना, तो भूमि में ही उगता है ना। तो ये एक प्राकृतिक वनस्पतियां हो गया। आगे देखेंगे स्वदेशी वनस्पतियां प्रजाति। अब ये स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां क्या हैं? तो जैसे वो हो गया, आप इसमें कर सकते हो कि स्थानिक पादप अच्छत वनस्पति जो कि विशुद्ध रूप में भारतीय हैं, इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजाति भी कहते हैं। अब कहने का मतलब स्थानिक पादप वो नहीं है, मतलब वो विशुद्ध रूप से आया हो। जैसे कि आप देख रहे होगे बड़े बड़े वन, इस चित्र में देख रहे हो बड़े बड़े वन्स हैं, ये स्वदेशी वनस्पति प्रजाति हैं। आप इसको पढ़ लेना। फिर देखते हैं कि परितंत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसी क्षेत्र के जो पादप, पादप का मतलब पेड़ पौधा होता है, और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर या परस्पर जुड़े हुए होते हैं, वही ये पारिस्थितिक तंत्र बनाता है, और मानव भी इसी तंत्र का एक प्रमुख भाग है। आप परितंत्र एक डायग्राम्स के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये घास, ये प्राथमिक उत्पाद देख रहे हो। तो ये क्या करेगा, प्राथमिक उत्पाद क्या करेगा, जो टिड्डा है, टिड्डा कौन खाएगा, चिड़िया खाएगा, चिड़िया कौन खाएगा, तृतीय उपभोक्ता खाएगा। फिर ये क्या खाएगा, शेर खाएगा, शेर ये क्या करेगा, ये अपने आप मर जाएगा, मिट्टी में दफन हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। तो ये क्या है, चक्र चलता रहता है। इसी को हम बोलते हैं परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। और मानव भी इसका एक हिस्सा है। वो क्या हो जाता है, जब मृत्यु हो जाता है, ये भी एक मिट्टी में मिल जाता है, फिर जन्म लेता है। तो ये एक परितंत्र है, समझ गया होगा। आगे देखते हैं कि वन्य जीवन। अब ये वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि वन्य जीवन है क्या। जो ये वन्य जीव जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं। वन्य जीव मतलब जो आप देखोगे, शेर, यहाँ एक चित्र में देख रहे हो, शेर हो गया, हाथी हो गया, हिरण हो गया, ये गैंडा हो गया। तो ये क्या है, अपने जो प्राकृतिक या वन्य जीवन मतलब वन में रहते हैं, और ये प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करते हैं, वही रहते हैं, वही है। उसी को जो भी वन्य जीव जो मतलब वन में रहता है, वो क्या है, वन्य जीव कहा जाएगा। अब देखते हैं कि फ्लोरा और ये फोना में क्या क्या है, फ्लोरा और फोना। तो फ्लोरा का अर्थ है किसी क्षेत्र या काला विशास के पदार्थ। मतलब फ्लोरा का मतलब है कोई विशेष प्रकार का कोई पेड़ पौधा, और फोना का मतलब है जंतुओं की प्रजातियां, मतलब कितने टाइप की जो जंतुएं पाया जाता है, इसी को बोला जाता है एक समूह में फोना। आगे देखते हैं कि भारत में वनस्पति
प्रजातियां, है ना, इसके बारे में। अब नंबर 1 में दिया गया है कि भारत अपने वनस्पति जात हो गया फ्लोरा में अति समृद्ध है ना। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां तथा 15,000 क्या है पुष्प प्रजातियां स्थानिक स्वदेशी हैं। अगर आप देखोगे ना 47,000 के आसपास जो पेड़ पौधे जो प्रजातियां हैं, और वही 15,000 जो पुष्प जो है फल या फूल बोल सकते हो प्रजातियां हैं। अब देखते हैं कि सेकंड पॉइंट्स में क्या दिया है। जैसे हो गया भारत, भारत में अपने प्राणी जात जैसे को हो गया होना भी अति समृद्ध है। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी या जंतु प्रजातियां हैं। मतलब ये पादप की तो छोड़ो, यहाँ पर क्या है कि जो 81,000 से भी ज़्यादा प्राणी की प्रजातियां पाई जाती है, और 12,000 से भी अधिक जो पक्षियाँ की जो प्रजाति पाई जाती है। फिर देखते हैं कि मछलियों की जो प्रजाति 2500 से अधिक क्या है प्रजातियां पाया जाता है। अगर अगर कीट मकोड़ों को भी अगर इसमें शामिल करें तो कम से कम ये 60,000 अप्रोक्स प्रजातियां कीट पतंग में पाए जाते हैं। तो ये सोच सकते हो कि जो भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात की जो प्रजातियां कितनी ज़्यादा हैं, कितनी संख्या में है। अब देखते हैं कि भारत में लुप्त प्राय प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में है, मतलब जो क्या है नाजुक अवस्थाएं में जो लुप्त होने की कगार में है, और इन्हीं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीता देखोगे, गुलाबी सिर वाली बतख हो गया, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तदार, उल्लू, मतुका, इंसिग्निस, महुआ और जंगली किस्म जैसे होबरगुड़िया, हैपटूरियोट्स, घास की प्रजाति आदि, ये क्या है लुप्त प्रजाति हैं। ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और इसका खत्म होने का क्या वजह है कि इसका जो शिकार किया जा रहा है, बहुत तरह से ये क्या हो जा रहा है लुप्त हो जा रहा है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप इस क्षेत्र में ये इसमें देख सकते हो कि कौन कौन से प्रजातियां क्या है लुप्त हो रही है। आगे पढ़ेंगे कि इसको डिटेल से। अब देखते हैं कि लुप्त होने का खतरा झेल रही प्रजातियां, मतलब कौन कौन से जो जीव हैं या है ना वो लुप्त हो रही है। तो भारत में बड़े प्राणियों में स्तनधारियों जैसे कि 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृप जैसे होगा केकड़ा, केकड़ा नहीं बोल सकते, सांप वगैरह है ना, वो जातियां 15 जातियां, जलचरों जैसे 3 जातियां लुप्त होने का खतरा झेल रही है। तो आप यहाँ सोच रहे हो कि जो बड़े जो प्राणियां हैं 79 जातियां खत्म होने या लुप्त होने की कगार में, 44 जातियां, इसको पढ़ लेना। फिर लगभग 1500 पादप जातियों में क्या है लुप्त होने का खतरा है कि 1500 जो पेड़ पौधे हैं प्रजातियां हैं वो क्या है लुप्त होने की कगार में है, खतरा है। अब देखते हैं कि जो प्रजातियों का जो वर्गीकरण है वो कितनी तरह से करी गई है, कितने प्रकार में करी गई है, इसको देखेंगे। तो ये प्रजातियों की वर्गीकरण। अब देखो कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN ये कौन करता है कि जो बहुत तरह के जीव जंतु हैं उनका जो संरक्षण करता है वो IUCN करता है। और इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे हो गया सामान्य जातियां, क्या है सामान्य जातियां, वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, ये क्या है नॉर्मली पेड़ हैं, ये सामान्य हर जगह मिल जाता है। तो ये क्या है उसको संकट की स्थिति में नहीं डाला गया है, ये सामान्य जातियां हो गई। ये हर एक क्षेत्र में देखने को मिलेगा जहाँ पर गांव होगा, है ना, तो ये देखने को मिलेगा। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि लुप्त जातियां कौन कौन से जो लुप्त जातियां अभी कगार में है। तो लुप्त जातियां में आप कह सकते हो कि वे जातियां हैं जो उनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हो। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ये सब क्या है लुप्त हैं। धीरे धीरे ये खूंखार जानवर है ना, ये चीता हो गया जिसे मारा जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रही है जातियां खत्म हो रही है, जीव जंतुएं खत्म हो रही है जो यूनिक हो, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख। तो आगे देखेंगे कि कौन सा है। फिर देखते हैं कि सुमेध जातियां। अब सुमेध जातियां कौन कौन सी श्रेणी में आएंगे।
तो ये सुमेध जातियों के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घनी रही है। मतलब जो अभी देखोगे ना, अफ्रीका टाइप्स में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे हाथियाँ मिलेंगे, इस तरह के भेड़ बकरियाँ मिलेंगे आप देखोगे, जिनकी संख्या गणी रहती है। और जिन विषम परिस्थिति के कारण इनकी संख्या यदि उनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों नहीं बदल जाती है। अगर आप देखोगे अफ्रीका वगैरह में जो घास की जो वहाँ पर इतना नहीं है कि उस कारण से वहाँ क्या धीरे धीरे कम हो रही है। वहाँ कि जितने भी भेड़ बकरियाँ होगी, प्रजातियाँ होगी, वो धीरे धीरे घट रही है। यहाँ संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जैसे कि नील भेड़ हो गया, एशियाई हाथी हो गया, गंगा नदी के जितने भी हो गया, ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं। लेकिन ये अभी भी मौजूद हैं। आगे देखते हैं कि ऐसे जो सुमेध जातियाँ कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि संकटग्रस्त जातियाँ में कौन कौन से श्रेणी में आएंगे। तो संकटग्रस्त जातियाँ जैसे कि हो गया वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थिति के कारण उनकी संख्या कम हुई है, और यदि वे जारी रहती है तो इन्हीं जातियों का जीवित रहना कठिन है। जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, संगाई, ये क्या है, संकटग्रस्त जातियां हैं। क्यों? क्योंकि इनसे क्या हो रहा है, देखिए आप देखोगे कि भेड़ बकरियां हो गया, इनकी खालों से क्या बनाया जाता है, अलग अलग टाइप्स का वस्तुएं बनाया जाता है। मगरमच्छ की जो खालों से भी इसको पका कर खाया जाता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं। तो ये धीरे धीरे भी ये संकटग्रस्त जातियां हैं, आपको लिख लेना। इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से एनसीईआरटी सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेना। आगे देखते हैं कि दुर्लभ जातियाँ। अब ये दुर्लभ जातियाँ जो हैं वो कैसी जातियाँ होगी, किस टाइप के जो जीव जंतु यहाँ आएंगे, ये दुर्लभ जातियाँ। फिर देखते हैं कि इन जातियों की जो संख्या है बहुत कम या सुमेध है, मतलब बहुत ही कम है ना। और इन्हीं को पढ़ेंगे। जैसे कि हो गया, यदि उनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थिति नहीं परिवर्तित होती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। मतलब ये क्या है, ये परिवर्तन, मतलब जलवायु जो अगर प्रभावित हो जाता है तो ये संकटग्रस्त स्थिति में आ जाता है। जैसे कि वर्षा ना होना तो ये मगरमच्छ मर जाएगा, हिरण मर जाएगा, तो बहुत तरह से ये हो जाएगा, दुर्लभ जातियां हैं। आगे देखते हैं कि स्थानिक जातियां। अभी स्थानिक जातियां का मतलब क्या होता है कि जो आप देखोगे कि प्रकृति या भौगोलिक सीमा से अलग अलग विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियां, जैसे कि हो गया निकोबरी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन, इन जातियों के इन उदाहरण। जैसे कि आप ये इमेजेस में देख सकते हो, ये भी क्या है, स्थानिक जातियां कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आप गांव में जाओगे तो वहाँ ज़्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि गांव के लोग यही सब पशुपालन वगैरह किया जाता है, ये सब को पाला जाता है। तो ये स्थानिक जातियां हो गई है ना। कबूतर आप देखो होंगे गाँव टाइप में देखो होंगे। आगे आगे देखते हैं कि जो वनस्पति और प्राणी जात की ह्रास का क्या कारण है, कि मतलब जो धीरे धीरे जो वन कटाई हो रहा है वो किस तरह से क्षय हो रहा है, या प्राणी जात कैसे ह्रास हो रहा है, मतलब कैसे कम हो रहा है, इन्हीं के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। अब देखते हैं इनका एक वजह है कि बहुत वजह है, इन्हीं को पढ़ेंगे। जैसे कि हो गया कृषि में विस्तार। आज क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ चुकी है, और ऐसे में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो खाद्यान्न है उनकी भी ज़रूरत होगी, जिस कारण से क्या हो रहा है, लोग भारी तादाद में क्या हो गया, कृषि की ओर आ चुके हैं। और इससे जो जंगली पेड्स हैं वो सब की कटाई हो रही है। तो इस कारण से भी ये क्या हो जा रहा है, वनस्पति नष्ट हो रही है, और प्राणी जात जो जंगल में रहते हैं वो भी क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, भारतीय वन संरक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 1918 के बीच 2062 कितना है, 2.5 हजार 10,000 26,200 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक के वन क्षेत्र को किसी भूमि में बदल दिया गया। माना इतना जो वर्ग किलोमीटर कृषि का विस्तार किया गया, समझ रहे हो, वो भी कितने वर्षों के अंतराल में आप देख सकते हो। तो ये क्या है कि धीरे धीरे बदल रहा है, और अधिकतर क्या हो रहा है, यानी कि आगे देखते हैं, अधिकतर जनजातियां क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानिक झूम खेती अथवा स्लेश और वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई का निम्नकरण हुआ है। मतलब क्या हो रहा है कि खेती
झूम खेती किया जा रहा है वहाँ पर, है ना। तो इस कारण से भी क्या हो रही है, जो बहुत तरह से हो रहा है, तो इसको समझना होगा, है ना। आगे देखते हैं कि सर्वधन वृक्षारोपण। इस सर्वधन वृक्षारोपण थोड़ा समझेंगे। जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है, तो इसे सर्वधन वृक्षारोपण कहते हैं। मतलब व्यवसाय के उद्देश्य से एक ही टाइप्स के प्रजातियों का जो वृक्षारोपण करी जाती है, तो सर्वधन वृक्षारोपण कहते हैं। तो भारत के कई भागों में क्या होता है कि सर्वधन वृक्षारोपण किया गया ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके। इससे नए अन्य प्रजातियों का जो उन्मूलन हो गया। फिर देखते हैं कि विकास परियोजना। ये विकास परियोजना क्या है? आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया और इससे जंगलियों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। और 1951 से आज तक नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों को सफाया हो चुका है। अब देखते हैं, खनन भी एक प्रमुख कारण है कि लोग जगह जगह पर क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं। मतलब एक खुदाई कर रहे हैं, जिससे वनों का जो ह्रास तो हो ही रहा है। कैसे ह्रास हो रहा है इनको समझेंगे। जैसे हो गया, खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा हुआ है। उदाहरण के लिए आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलमाइट का खनन हो रहा था, जिनसे वहाँ की जो प्रजातियां या जैव विविधता है वो काफ़ी नुकसान हो चुका है। आगे देखते हैं कि संसाधनों का असमान बंटवारा। देखिए, जो संसाधन है, आप देखो होंगे कि झारखंड में कोयला होगा, पेड़ होंगे ज़्यादातर। आप दूसरी स्टेट में जाओगे, बिहार वगैरह में कोयला नहीं मिलेगा, या ऐसे प्रजाति के जो पादप हैं वो नहीं मिलेगा। तो क्या है, ये अलग अलग असमान बंटवारा है। आइरनी को टॉपिक्स में हम समझेंगे। जैसे अमीर और गरीब के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं और पर्यावरण का अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। अब देखते हैं हिमालयन यव। ये हिमालयन यव क्या है? हिमालयन वन। ये हिमालयन यव जैसे हो गया चीड़ प्रकार का एक शहदबार वृक्ष होता है। और ये देख सकते हो, ये औषधीय पौधा है। ये इमेजेस देख सकते हो। ये एक क्या है, औषधीय पौधा है, हिमालयन यव, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है ना। इसको आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सा जो पौधा है, जो सदाबहार विषय है, जो औषधीय पौधा है, कौन सा है, इसको पूछा जा सकता है। अब देखोगे कि हिमालयन यव जो है, तो कौन कौन से जो पत्ता हो गया, जो टाइप्स के हैं, क्या क्या उपयोगी है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे को हो गया, आप देख रहे होंगे, पेड़ की छाल हो गया, पत्तियां हो गया, टहनियाँ हो गई, जड़ों के टक्सोल हो गया नामक रसायन निकाला जाता है, जो हिमालयन यव से। फिर देखते होंगे, कैंसर रोगों के उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है हिमालयन यव। तो इसको आप लिख लोगे। फिर देखते हैं कि आगे की स्लाइड्स पे, अब देखते हैं कि इसका नुकसान कैसे हो रहा है, या ये नुकसान क्या हमें पहुंचा सकती है। तो देखो कि हिमालयन प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। तो क्या हो गया, ये औषधीय पौधे तो हैं, लेकिन आज भी जो है अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में क्या है, ये हजारों पेड़ सूख चुके हैं पानी के अभाव में। अब देखते हैं कि कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव। अब देखो एक नंबर में क्या दिया हुआ है। जैसे हो गया, संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो कुछ चीज़ें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है। जैसे हो गया, ईंधन हो गया, चारा हो गया, पेयजल हो गया, अन्य मूलभूत चीज़ें हो गया। ये सब क्या है, धीरे धीरे हमारे जो संसाधन है, क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, जिससे महिलाओं पर बोझ पड़ रही है। हर चीज़ अगर आप देखोगे कि घर वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं काम करती है, तो क्या हो गया, लकड़ी हो गया, पेयजल हो गया, कहाँ से लाना है। तो ये क्या कम हो रही है धीरे धीरे। नंबर 2 में देखोगे, इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। और कुछ गांवों में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल कर चलना पड़ता है। ये भी ठीक है। फिर देखते हो कि वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसे
प्राकृतिक विपदाएं बढ़ जाती है, जिससे गरीबी को काफ़ी कष्ट होता है। आज पेड़ कटाई हो रहा है और भारी मात्रा में क्या होता है, बाढ़ वगैरह भी आता है, सूखा भी हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जो गरीब वो लोग हैं वो क्या हो जाता है, चपेट में आ जाते हैं। तो ये भी एक संसाधनों की कमी है ना। अब देखते हैं कि भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 क्या था। ये 1972 की जो उद्देश्य क्या था, इनको समझेंगे। अब यहाँ देखो कि 1960 से 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीवों की रक्षा के लिए नए कानूनों की मांग करी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया, है ना। ये मांग करी गई थी और भारत वन्यजीव मतलब उसको बचाया जाए। आगे देखते हैं। और इनका जो उद्देश्य क्या था, जो 1972 में जो मांगा गया था, तो उद्देश्य यहाँ देख सकते हो। तो इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, संक्षिप्त प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई कि कौन कौन से जो हमारे देश में प्रजातियां पाई जाती, उनकी लिस्ट बनाई गई कि उनको कहीं लुप्त ना हो जाए, कितनी प्रजातियां थी। फिर देखते हो कि बची हुई जो संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब जितने भी जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनको क्या करना, ना शिकार करने की जो पाबंदी लगा दिया गया। फिर आप देखोगे वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगाया गया। जो वन की कटाई कर रहा था, व्यापार कर रहा था, उन पर भी रोक लगा दिया गया। फिर देखते हैं कि वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान करी गई कि जो वन्य जीवन मतलब वनों को एक टाइप से सुरक्षा करने के लिए भवनें बनाई गई थी, आवास बनाए गए, उसके लिए कानून बनाया गया। फिर देखोगे कई केंद्र सरकार द्वारा कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव पशु विहार स्थापित करे। अगर आप देखोगे कि भारत जैसे राज्य है, बहुत सारे स्टेट में देखोगे या सेंट्रल लेवल में पूरे भारत में देखोगे तो नेशनल पार्क हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है कि संरक्षण करने के लिए ये बनाया गया है। फिर देखोगे कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। अब देखते हैं कि संरक्षण के क्या लाभ हैं, कि हम जो जो संरक्षण कर रहे हैं वन्य जीव की जो प्रजातियों की, वो हमें क्या मिलेगा इस संरक्षण करने से, आगे की पॉइंट्स में पढ़ेंगे। अब ये देखो इसमें और उद्देश्य क्या था, जो लाभ था, है ना। ये तो वही पढ़ रहे हैं, चलो आगे देखते हैं। देखो संरक्षण से कई लाभ होते हैं, जैसे हो गया परिस्थिति की विविधताओं को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीजें हो गया, जैसे जल, हवाएं हो गया, मिट्टियाँ हो गया। अगर हम वनों को करेंगे ऑक्सीजन मिलेगा, बहुत तरह से हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, लाभ होंगे। फिर देखते हैं कि वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण। तो वनों विभाग द्वारा क्या गया, वनों को बहुत तरह से क्या क्या डिफाइन करी गई है। एक होता है आरक्षित वन। ये आरक्षित वन क्या है, आरक्षित वन के बारे में पढ़ेंगे। आरक्षित वन ये क्या है, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन या वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, वो आरक्षित वनों की सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है ना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि रक्षित वन कैसे क्या कहा जाता है। रक्षित वन जैसे कि वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित हैं और इन्हीं वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा की जाती है। आप देख सकते हो ये बहुत कम है, लेकिन इसको बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है, सुरक्षा प्रदान करी जा रही है। अब देखते हैं कि नंबर 3 में अविकृत वन। अविकृत वन क्या हो जाएगा, जैसे हो गया अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार या व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, वो अविकृत वन कहा जाता है। मतलब अविकृत वन क्या कहा जाता है, जब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या एक कम्युनिटी का पेड़ होता हो या सरकार का होता है, वो क्या हो गया, अविकृत वन हो गया, बंजर भूमि हो, है ना। उसको आप लिख लेना। आगे के स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हो ये वाला आप इमेजेस देख सकते हो। आप देखते हैं कि वन्य जीवन को होने वाली अवैविक ह्रास पर नियंत्रण के उपाय, कि जो कैसे हम
जो ह्रास हो रहा है बहुत तरह से, तो उसको कैसे रोका जा सकता है। तो सरकार द्वारा क्या होना चाहिए कि प्रभावी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम होना चाहिए कि जो भी इसको करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसे उचित दंड दिया जाए। फिर आप देखते हो कि भारत सरकार ने लगभग 14 जीव निश्चय जीव संरक्षण स्थल प्राणी जात या पादप जात हेतु बनाया है। फिर आप देखोगे सन 1992 में भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्यानों को वित्तीय तकनीक सहायता दी गई। मतलब जो 1992 में ना भारत सरकार ने क्या किया, वनस्पति या जीव को बचाने के लिए उन्होंने बहुत तकनीकों का विस्तार किया, उन्होंने फंड दिए। फिर देखते हो कि बाघ परियोजना, गेंडा परियोजना, ग्रेट इंडियन बस्ट परियोजना या कई अन्य इको विकासकीय पारिस्थितिक परियोजनाएं शुरू करी गई, जिससे क्या हो जाएगा कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं वो क्या हुआ, संरक्षण पैदा किया जा सके। फिर देखते हैं कि 89 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, 490 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। तो आप सोच रहे हो कि नेशनल उद्यान की 89 हैं, 490 हैं ऐसे जो अभ्यारण्य हैं। फिर देखते हो कि इन सब की अतिरिक्त हम सभी को प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था के महत्व को हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। आप इसको पढ़ लोगे एकदम बेहतरीन तरह से। आगे की स्लाइड्स में देखते हैं क्या दिया है। चिपको आंदोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चिपको आंदोलन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। अब देखते हैं कि जो एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, ये एक टाइप्स का पेड़ों को बचाने का आंदोलन था। और ये क्या था, भारत की उत्तराखंड राज्य में किसानों ने क्या करी थी, विश्व की कटाई को रोकने के लिए ऐसा करा था। फिर देखते हैं कि यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश की चमोली जिले में सन 1972 में प्रारंभ हुआ। मतलब एक टाइप्स का देखोगे तो ये भी एक जो चमोली जिले में उत्तराखंड में इसी प्रकार का एक आंदोलन भी हुआ था। कब हुआ था, 1970 में। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। आप देख सकते हो इमेजेस में। तो प्रोजेक्ट टाइगर्स, दो बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि 20वीं सदी के शुरुआत में बाघों की कुल आबादी कितनी थी, 55,000 थी, जो 1973 में घटकर कितनी हो गई, 1,827 हो गई है। तो आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना करी गई थी या बनाया गया था 1973 में, ये एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में, को याद कर लेना। और बाकी हम लोग पीडीएफ में डाल देंगे, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं उसको आप देख लोगे। चलो फिर देखते हैं कि बाघ की आबादी के लिए खतरे। जो बाघ जो हैं अभी फिलहाल, तो वो क्या है कि क्या क्या खतरे हैं बाघों के लिए। जैसे हो गया व्यापार के लिए शिकार किया जाता है। आप देखोगे कि जंगल फिल्में वगैरह में क्या हो रहा है, बाघों का शिकार किया जा, सर्कस में ले जा रहा है या उससे मार दिया जाता है, कोई व्यापार किया जाता है। तो ये एक चीज़ें हैं उनके लिए, बाघों के लिए खतरे हैं। एक है सिमट तथा आवास, क्या है वो जो एक बड़े क्षेत्र में क्या क्या वनों की कटाई की जाती है, कृषि की जाती है, तो ये क्या हो रहा है, सीमेंट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उनके आवास के लिए क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। फिर देखते हैं कि भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या। मतलब जो आप बाघ क्या मांसाहारी है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो वहाँ की जो प्राणियां हैं वो भी क्या है, घटती जा रही है। ये भी एक बाघ को जो बाघ की जो आबादी हो घटने का एक महत्वपूर्ण कारण है। फिर देखते हैं कि महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है। उत्तराखंड में जो कार्बन राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है, असम में मानस बाघ रिजर्व है और केरल में पेरियर रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का उदाहरण है। तो ये सब महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है जिसमें स्टैटिक जीके में आपको पूछा जाता है। आप जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही टॉपिक्स था। आप जो डिस्क्रिप्शन में जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड करी है, इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन और कुछ 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप इतना दोगे लिख लोगे, आप इतना ही पढ़ लोगे ना, तो आपका जो
पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। तो चलो इस वीडियो के यही एंड करते हैं।